एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब दीपावली है तो आपको उम्मीद होगी कि कुछ बढ़िया गिफ्ट तो आपके लिए आने चाहिए, कुछ ऐसे शेयर्स आपके लिए आने चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को पूरे साल रोशन करके रखें, पोर्टफोलियो में समृद्धि भरते रहें। और इसीलिए हम हर साल दिवाली में एक खास सीरीज लेकर आते हैं और इस सीरीज का नाम है दिवाली पिक्स। दिवाली पिक्स के आज के इस एपिसोड में मेरे साथ दो खास मेहमान हैं और मेरे मेहमान हैं देवर्ष वकील जो डेप्यूटी हेड ऑफ रिटेल रिसर्च हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के, दूसरे मेहमान हैं सनी अग्रवाल जो हेड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हैं एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर और हमारे दर्शकों की तरफ से और एनडीटीवी प्रॉफिट की पूरी टीम की तरफ से आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। देवर सर, मैं पहला सवाल आपके पास से पूछना चाहता हूं कि जो पिछला संवत रहा दीपावली से दीपावली तक का काफी इंटरेस्टिंग रहा, काफी शानदार रिटर्न्स रहे। इस बार क्या उम्मीद करें? क्योंकि पिछली बार मुझे याद है मैंने जब आपसे बात की थी तो आपने बोला था कि ये साल जो है वो मार्केट आपको सरप्राइज करेगा। इस साल क्या उम्मीद करें सर? इस बार पहले तो आपको, हमारे सारे दर्शकों को दिवाली की बहुत सारी खूब शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, एक्चुअली लास्ट दिवाली नहीं, लास्ट 3-4 साल से इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा पैसे कमाए हैं। कोविड के टाइम पे जो फॉल आया था वहां से हम देखें तो 24% का एक अच्छा सीएजीआर से प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़े हैं। और जो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी में जो पैसा आया है उसके पीछे वैल्यूएशन का भी रीरेटिंग हुआ है। तो ये जो दीपावली से अभी हमारे जो वैल्यूएशंस है वो थोड़े स्ट्रेच है। हमें लगता है कि मार्केट में थोड़े रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस हमें थोड़े टेम्पर करने चाहिए। और लगता है कि ये जो एक करेक्शन का एक शॉर्ट पैच चल रहा है वो थोड़ा लंबा चल सकता है। शॉर्ट टर्म हेडविंड्स है, भारत से पैसे थोड़े बाहर निकल रहे हैं, एफआई का काफी बड़ा सेलिंग हो रहा है, तो ये थोड़े 2-3 महीने ऐसे रह सकते हैं। ओवर द लॉन्गर टर्म हमको लगता है कि इस बार अच्छा मानसून था, बहुत अच्छी रूरल डिमांड में हम पिकअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गई है, बैलेंस शीट हेल्दी है, तो अब वहां बोरो करके बैंक से पैसा लेके नया कैपेसिटी लगाने के लिए अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ने पहले हाफ में इलेक्शन के कारण काफी पैसा स्पेंड नहीं किया है, वो सारा पैसा बचा है, वो सेकेंड हाफ में स्पेंड होगा। तो मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ अच्छा रहना चाहिए। तो थोड़ा अभी कॉशन है, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग और सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत है और लॉन्गर टर्म पिक्चर हमें अभी भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो संवत के दूसरे हिस्से में पॉजिटिविटी दिख रही है लेकिन अभी थोड़ा कॉशियस रहना है, ये देवर सर का मानना है। सनी, एक सवाल आपसे जो मैं वैसे तो पूछना नहीं चाहता हूं और मुझे पता है कि आपको भी इस सवाल का जवाब देने में बहुत मजा नहीं आएगा, लेकिन आपको मार्केट कैसा लग रहा है इस साल? क्योंकि ये दर्शकों के बिहाफ पे पूछना पड़ रहा है, दर्शक जानना चाहते हैं कि मार्केट कैसा लगेगा। या पहले तो आप दोनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी व्यूवर्स को भी हैप्पी दिवाली। डेफिनेटली मार्केट जिस तरह से पैन आउट हो रहा है, जिस तरह से हमने देखा है कि कोविड के बाद एक बहुत रोबस्ट रिटर्न हमने मार्केट्स में बनते हुए देखे, और डेफिनेटली इसके पीछे दो कारण थे। एक थे कि हमने निफ्टी 50 का जो ईपीएस है तकरीबन पिछले 4 सालों में डबल होते देखा FY20 से FY24 के पीरियड में, और एट द सेम टाइम ऑन द टॉप ऑफ दैट हमने देखा कि थोड़ा सा री रेटिंग हुआ, उसके चलते मार्केट में काफी बेहतरीन रिटर्न पोस्ट कोविड हमने बनते हुए देखे। और अब जब हम ना बेस ऑफ FY24 हम FY25 की बात करते हैं, हमने ऑलरेडी देखा है कि फर्स्ट हाफ में कोई बहुत पॉजिटिव सरप्राइज नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ। तो ऑन बेस ऑफ FY24 FY25 में हम अर्निंग ग्रोथ जो है तकरीबन 12 से 13% के आसपास आते देखेंगे। एंड देन ऑन FY25 FY26 में फिर से मुझे लगता है कि काइंड ऑफ 14-15% की अर्निंग ग्रोथ आती हुई दिखेगी। तो जब अर्निंग ग्रोथ में कहीं ना कहीं स्लो डाउन है तो डेफिनेटली जो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में वो बहुत सिलेक्टिव हो जाएगी। द कंपनी विच विल डिलीवर बेटर अर्निंग एज कंपेयर टू द ओवरऑल निफ्टी और लार्ज कैप कंपनी, दोस कंपनी विल बी रिवॉर्डेड। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली स्टॉक पिकर्स मार्केट है, इजी मनी का जो समय है वो शायद हो चुका है खत्म। तो बॉटम सब स्टॉक पिकर्स मार्केट रहेगा। अगर मुझे इसे दो पार्ट में डिवाइड करना होगा तो जिस तरह से आगे काफी सारे बड़े इवेंट्स लाइंड अप है, एक है यूएस का इलेक्शन आउटकम जो कि 6 तारीख को हम इंडियन मार्केट में रिएक्शन आते हुए देखेंगे। एट द सेम टाइम यूएस में जो इंटरेस्ट रेट कट को लेकर के जो कहीं ना कहीं जो डिसीजन डायलेमा है कि रेट कट करना है नहीं करना है और क्या स्पीड पेस से करना है, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट देन लोकल इलेक्शन इन इंडिया एंड बजट इन द मंथ ऑफ फेब। तो मुझे लगता है कि काफी सारे इवेंट आगे लाइंड अप है। तो मे बी फर्स्ट हाफ थोड़ा सा टेम्पर्ड रह सकता है। मैं जब फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ संवत 2081 की बात कर रहा हूँ,
and post Feb and March we may start market may look better going forward. So maybe a kind of year of consolidation, and it is a more of a stock pickers market rather than जब पहले देखते थे कि सभी सेक्टर्स के सभी स्टॉक्स में वन साइड रैली होती थी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो कंपनीज में अर्निंग बेहतर आएगी वहां हम एक बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सनी सर का ये कहना है कि इजी मनी का टाइम नहीं है, थोड़ा कॉशियस रहें, अच्छी कंपनियों को चुनें, वहीं पे जो अच्छे नतीजे आएंगे उसके हिसाब से ही आपके पैसे बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। देवर सर, एक सवाल आपसे, क्योंकि आप फॉरेन मार्केट को भी काफ़ी ट्रैक करते हैं, क्रूड गोल्ड से लेके आप एफआईआईज की जो ट्रेंड्स हैं उसको भी काफ़ी फॉलो करते हैं। सो एफपीआईज की जो इस वक्त आउटफ्लो दिख रही है इस वक्त इंडियन मार्केट से, क्या ये चाइना की रिकवरी का इम्पैक्ट है, और ये इम्पैक्ट कितना गहरा आगे और पड़ने वाला है इंडियन मार्केट पर? तो दो मुख्य रीजन है, मेन रीजन है उसके पीछे अभी ये सेलिंग आ रही है। एक तो जैसे आपने बताया कि चाइना ने अपने मार्केट को रिवाइव करने के लिए वहां पे पैकेजेस दिए हैं, तो कुछ जो भारत के वैल्यूएशंस हैं वो कंपेयर टू जो बाकी मार्केट के वैल्यूएशन से काफी प्रीमियम में चल रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो भारत के एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स से अभी अपना इंडेक्स ऑलमोस्ट 90% प्रीमियम पे चल रहा है। लॉन्ग टर्म एवरेज सिर्फ 50% का था, तो हम काफी प्रीमियम पे चल रहे हैं, वहां के वैल्यूएशन काफी सस्ते हैं। बाकी जगह पे वैल्यूएशन सस्ते हैं, और अगर अच्छा पैकेज देते हैं तो वहां पे उम्मीद रहती है कि शायद वहां से ग्रोथ आएगा, इसलिए थोड़े पैसे भारत में से निकल के बाहर गए हैं। दूसरा, कुछ डिप्लोमेटिक इश्यूज होते हैं। कई कंट्री जैसे कैनेडियन पेंशन फंड, ऐसी बाहर की जो एफआईज होती है उनके मैंडेट्स होते हैं कि कभी कोई कंट्री में से वो निकल के किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके पीछे जब बंच अप सेलिंग आता है अक्टूबर महीने में, बहुत सारा सेलिंग, कुछ विशेष एफआई का पोर्टफोलियो में काफी बड़ा सेलिंग है, उसका मार्केट इतना तुरंत एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। डीआई के पास जो एसआईपी का फ्लो है उसके पीछे वो धीरे धीरे सारा जो सप्लाई है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, पर मुझे लगता है अगर हमारा अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा रहने वाला है FY26 में, FY25 में एक थोड़ा सॉफ्ट पेज है, तो आगे चल के जब हम रोल ओवर करेंगे, ये दिसंबर से फरवरी के बीच में सारे एनालिस्ट अपने एस्टिमेट्स को अगले साल में रोल ओवर करेंगे, तब अच्छा ग्रोथ दिखेगा, और तब वहां से ये जो डोमेस्टिक मनी है उसके पीछे और एफआई का सेलिंग कम हो जाने के बाद वापस मार्केट में तेजी आने की उम्मीद है। बिल्कुल। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को ये सुनकर, देवर सर की कमेंट्री को सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जो गिरावट पिछले कुछ दिनों में दिखी है उससे कई दर्शक परेशान भी होंगे, लेकिन रिटेल को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी क्वालिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। ये सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं। सनी सर, आप चूंकि एज अ हाउस बड़ा फंड मैनेज करते हैं, तो एक सीधा सवाल ही आपसे पूछूंगा, बिल्कुल घुमाने वाली बात नहीं होगी, कि कौन से सेक्टर्स आप इस संवत के लिए देख रहे हैं जो टॉप परफॉर्मर्स बन सकते हैं? सेक्टर्स की बात मैं करूंगा पहले। अगर हम सेक्टर की बात करें तो मुझे लगता है कि काफी सारे छोटे सब सेक्टर्स हैं जहां बेहतर अर्निंग्स आने की उम्मीद है। केस इन पॉइंट जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जो जिसे सेक्टर हम कहते हैं, उसमें ज्वेलरी हो गया, अगेन विद इन दैट कंज्यूमर ड्यूरेबल ईएमएस कंपनीज which are helping consumer durable companies brand. Then auto ancillary companies are the few which are likely to do well. Travel and tourism, hotel industry is likely to do well. Within railway wagons as a sector हमें अच्छा लगता है। टेलीकॉम सेक्टर अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम अगर मैं न्यू एज सेक्टर की बात करूं तो रिन्यूएबल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ईएमएस जिसे हम कहते हैं, ये अच्छा लगता है। सिलेक्टिवली अगर मैं कैपिटल मार्केट एज अ सेक्टर की बात करता हूं तो वहाँ हालांकि अभी मार्केट में करेक्शन चल रहा है, बट अगर मुझे लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी की बात करना है तो वेल्थ मैनेजर्स लाइक एंड एंटायर जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, उनके जो इंटरमीडियरीज हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वेदर इट इज इक्विटी स्टॉक मार्केट और कमोडिटी, मुझे लगता है कि ये भी एक सेक्टर है जहाँ एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। मुझे अब लगता है कि स्ट्रैटेजी वाला पार्ट हम लोगों ने पूरा कर लिया है और दर्शकों को स्ट्रैटेजी क्लियर समझ में आ गई होगी। अब वक्त है उन पिक्स को जानने का जहां इन्वेस्ट करके अगले साल तक के लिए अच्छे रिटर्न कमाए जा सकते हैं। तो देवर सर, आपके हिसाब से कौन से पहले वो 2 शेयर हैं जो आप गिफ्ट के तौर पे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जो पहले 2 शेयर्स हैं वो रिलायंस और नेशनल एवेन्यू, 2 शेयर के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तो रिलायंस हमें पता है कि ये प्राइवेट सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनी है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, पेट्रोलियम में, रिटेल, टेलीकॉम और डिजिटल सर्विसेज में काम करती है। अब उन्होंने ये जो सारे कैश फ्लो है उसका यूज करके आगे बैटरी में और ग्रीन हाइड्रोजन में भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है।
टेक्नोलॉजिकल काफी इन्वेस्टमेंट है जो आगे जाके हमें प्रॉफिट्स बढ़ाने में मदद करेंगे। रिटेल और उनका जो टेलीकॉम का वेंचर है उसमें शायद वो कंपनियों को अलग करेंगे अगले साल में, उससे उनका वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा होगा। लार्जेस्ट कंपनी है, उन्होंने ये एजीएम में बोला था कि उनकी एम है कि नेक्स्ट 5 साल में उनकी एबिडा को डबल करेंगे। तो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जिनका उनको फ्रूट्स आगे के सालों में मिलेगा। इसलिए हम इसको रेकमेंड कर रहे हैं कि अभी थोड़ा खरीदें, 2447 के तक नीचे एक्यूमुलेट करें। कंपनी ने बोनस दिया है तो आगे जाके ये शेयर के प्राइस आधे हो सकते हैं, इसके एक शेयर के सामने आपको एक शेयर बोनस मिल सकता है। और अभी जो प्राइस है उसके ऊपर 3240 का हमारा टारगेट है 1 साल का, तो एडजस्टेड बोनस उससे आधा होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो हमारी सबसे लार्जेस्ट कंपनी है वहां पे है। दूसरा पिक है वो नेशनल एल्यूमिनियम है, नाइको गवर्नमेंट का कंपनी है जो एंगेज करता है एल्यूमिनियम के बिजनेस में। एल्यूमिनियम में एशिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्लेयर है और नेल्को वर्ल्ड का लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। एल्यूमिनियम की प्राइसेस बढ़ रही है, चाइना में अच्छा पैकेज दिया है, हमें लगता है कि वहां पे इकोनॉमी में रिवाइवल आएगा और उसके पीछे जो एल्यूमिनियम की प्राइसेस बढ़ी है वो भी ये कंपनी को फायदा करेगी। बाहर के देशों में, साउथ ईस्ट एशिया के देश से चाइना में जो एक्सपोर्ट होता था एल्यूमिनियम उसके पर काफी ड्यूटी लगी है, इसलिए वहां प्राइसेस बहुत बढ़ी है। उसका फायदा ग्लोबल कमोडिटी का फायदा ये कंपनी को होगा। ये अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर रहे हैं और कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ी है, तो दोनों फायदा ये कंपनी को अगले 2 साल में मिलेगा। हमें लगता है कि 30% का प्रॉफिट का ग्रोथ नेक्स्ट 2 इयर्स इसको मिलना चाहिए, इसलिए हम इसको 198 से 220 के बीच पेन में अक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हैं। हमारा 270 का ये साल का इसका टारगेट है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और नेशनल एल्यूमिनियम ये पहले दो मेरे पिक्स हैं। बिल्कुल, 2 शेयर देवश सर की तरफ से आ गए हैं, सनी सर की तरफ रुख करते हैं। आपकी टीम ने भी बहुत शानदार रिसर्च करके बहुत सारे शेयर निकाले हैं और 10-12 शेयर की लिस्ट है आपके पास, लेकिन पहले 2 शेयर आपसे जानना चाहूंगा। अगर 12 शेयर भी दर्शक जानना चाहते हैं तो आप ndtvprofithindi.com पे पूरी स्टोरी पढ़ सकते हैं जहां आपको 12 शेयर मिल जाएंगे, लेकिन पहले 2 शेयर सनी सर से सीधा जान लेते हैं। सबसे पहले मैं टेलीकॉम सेक्टर से भारतीय एक्साकॉम को चूज करना चाहूंगा। इसमें हमने हमारा जो प्राइस टारगेट है 1747 का रखा है और बेसिकली ये कंपनी को चूज करने का ये कारण रहा है कि ये भारतीय एयरटेल जो मेन कंपनी है उसकी सब्सिडरी है, 70% स्टेक भारतीय एयरटेल होल्ड करती है। और भारतीय एक्साकॉम का जो टेलीकॉम का कारोबार है प्रीडोमिनेंटली राजस्थान और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बेस है, जो कि रिलेटिवली लोअर पेनेट्रेटेड मार्केट है और यहाँ सब्सक्राइबर एडिशन और आरपू इंक्रीज का थोड़ा बेहतर स्कोप है एज कम्पेयर टू भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल का अगर आप देखेंगे ओवरऑल आरपू 211 रुपए है, उसके सामने भारतीय एक्साकॉम का 205 है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव सब्सक्राइबर एडिशन एज वेल एज आरपू इंक्रीज का जो स्कोप है भारतीय एक्साकॉम में अभी भी है। हमारा ये मानना है कि FY24 में भारतीय एक्साकॉम ने 500 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था और 7,000 करोड़ की टॉप लाइन थी। अगले 2 सालों में जो टॉप लाइन है बढ़ करके 10,000 करोड़ होने की उम्मीद है और प्रॉफिट जो है 500 करोड़ से बढ़ करके 1500 करोड़ 1700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी दर्ज करेगी। ROE जो है 11-12% से बढ़कर 29% होने की उम्मीद करते हैं हम अगले 2 सालों में और इसके चलते भारतीय एक्साकॉम को संवत 2081 के लिए चूज किया है। एक मेरा दूसरा पिक रहेगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, AMC इंडस्ट्री से, वो है निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट। नाम इंडिया के नाम से जानी जाती है कंपनी। अगेन अ प्रॉक्सी प्ले ऑन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में SIP के जरिए जो इनफ्लो आ रहा है तो उसका एक वन ऑफ द बिग बेनिफिशियरी निपॉन AMC कंपनी रहेगी। अगेन अ वेरी ओल्ड AMC कंपनी जिनका AUM मोर देन 6 ट्रिलियन रुपीज के आसपास है। हमने अभी रिसेंटली देखा है कि Q1 और Q2 के नतीजे भी काफी बेहतरीन नतीजे AMC कंपनीज ने डिक्लेयर किए हैं, इंक्लूडिंग निपॉन लाइफ AMC। और हमारा ये मानना है कि जब ओवरऑल इंडस्ट्री का जो AUM है 100 लाख करोड़ के आसपास 2030 में पहुंच जाएगा तो निपॉन AMC विल बी वन ऑफ द की बेनिफिशियरी ऑफ दैट। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो FY24 में कंपनी ने तकरीबन 1100 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। हमारा ये मानना है कि FY26 में ये प्रॉफिट जो है 1440 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी दर्ज करेगी। ROE जो 27-28% है बढ़कर के 35% हो जाएगी। तो 825 के प्राइस टारगेट से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। बिल्कुल, 2 शेयर सनी सर की तरफ से आ चुके हैं, लेकिन दर्शकों को इंतजार नहीं कराएंगे। शेयर्स लगातार उनको मिलते रहने चाहिए, जो आइडियाज उनको मिले
उससे उनकी कमाई हो, यही पूरा आइडिया है हमारे इस शो का। तो देवर सर आपके पास आते हैं और जो आपके बचे हुए 3 शेयर हैं उनके बारे में बताइए कि कौन से शेयर हैं और वो आप क्यों खरीदने की सलाह दे रहे हैं। ठीक है। तो ये जो संवत है उसमें हमने जो एक सेक्टर चूज किया है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस है। हमारे 10 शेयर का जो हमने ऑलमोस्ट 40% वेटेज हमारे पोर्टफोलियो का हमने बैंकिंग और फाइनेंस में रखा है। तो दूसरा शेयर जो है वो भी बैंकिंग एंड फाइनेंस के सेक्टर में एक छोटी पीएसयू कंपनी है, 6th लार्जेस्ट इंडिया की जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, ये हमने चूज की है। ये वन ऑफ द एट्रैक्टिवली वैल्यूड पीएसयू बैंक है, डीप वैल्यू स्टॉक है। 95 से 105 के बीच में हम उसको एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हैं। ये अभी तक जो उनकी एनपीए की जो पूरी बुक थी उसमें उन्होंने करीबन 40,000 करोड़ की जो लोन्स उन्होंने अभी तक राइट ऑफ कर दी है। वो राइट ऑफ करने के सामने है अभी 2,000 करोड़ का उनका राइट बैक एक्सपेक्टेड है। तो एनपीए में जो पहले एनपीए हो गई थी उसमें से उनको 2,000 करोड़ रुपए वापस आने की लोन की उम्मीद है। तो उसके पीछे उनकी जो स्लिपेज रेशियो है वो कम हो जाएगी, कैपिटल एडिक्वेसी काफी अच्छी है, निम्स उनके इंप्रूव होने वाले हैं और हमें लगता है कि 0.6 टाइम नेक्स्ट ईयर के जो वैल्यूएशन पे मिल रहा है वो काफी अट्रैक्टिव वैल्यू पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है। इसलिए हम बैंक ऑफ इंडिया को एक पिक के तौर से लिया है हमने। दूसरा जो स्टॉक है वो सीमेंट सेक्टर में जेके लक्ष्मी सीमेंट लिया है। नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट तीनों सेगमेंट में करीबन 16 एमटीपीए की इसकी कैपेसिटी है, 10 एमटीपीए की उनके पास क्लिंकर कैपेसिटी है और ये 16 से इनको 33 एमटीपीए तक जाने की उन्होंने प्लान बनाया है। तो FY30 तक ये कैपेसिटी डबल हो सकती है। तो जो गवर्नमेंट का थ्रस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वेदर नॉर्थ में हो, वेस्ट में हो या ईस्ट में हो, जहां पे भी ग्रोथ आएगा ये कंपनी वहां पे मौजूद है कि ये उसका बेनिफिशियरी हो सकती है। ये सेगमेंट में काफी कंसोलिडेशन हो रहा है, छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियां खरीद रही हैं, तो वैल्यूएशन भी इनका आगे जाके रीरेट हो रहा है। तो ये देखते हुए हमने जेके लक्ष्मी सीमेंट को एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से पिक किया है। और जो थर्ड और लास्ट पिक है ये इशू के लिए मेरा, वो है ज्योति लैब्स। ज्योति लैब लीडिंग इंडियन एफएमसीजी कंपनी है। अमॉन्ग दी ऑल दी एफएमसीजी कंपनीज ये हमें बहुत अट्रैक्टिवली वैल्यूड लग रही है। इस बार हमारे देश में अच्छी बारिश हुई है तो हमें लगता है कि आगे जाके रूरल डिमांड पिकअप होगा। ये कंपनी पहले प्रमोटर ड्रिवन कंपनी थी, साउथ में एक प्रोडक्ट बनाती थी, उससे ये कंपनी धीरे धीरे बढ़ी है। अब ये प्रोफेशनली मैनेज मल्टी प्रोडक्ट और नेशनल कंपनी बनी है। इनकी जो ब्रांड्स है जैसे उजाला, हैंको या तो मिस्टर वाइट, मैक्सो, ये सब अब भारतीय मार्केट में जानी पहचानी ब्रांड्स बन रही है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि बाकी सब जो एफएमसीजी कंपनियां स्ट्रगल कर रही है उसके सामने 12 से 15% का वॉल्यूम ग्रोथ ये दिखाएगी। और इसके पीछे हमने इसको एक 600 रुपए के टारगेट से 480 से 530 के बीच में इसको एक्यूमुलेट करने का 600 के टारगेट से ज्योति लैब को हमने रेकमेंड किया है। तो ज्योति लैब्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट और बैंक ऑफ इंडिया, ये मेरे 3 पिक्स हैं। बिल्कुल। सनी सर आपके पास आएंगे। 3 आपके जो शेयर आखिरी हैं वो शेयर बताइए और क्यों आपने उस पर खरीदारी की सलाह दी है, उसके थोड़े रीजंस भी बताइए। बिल्कुल। तो पहला मेरा पिक रहेगा होटल सेक्टर से, वो है शैले होटल विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1106। तो बेसिकली ये कंपनी को चूज करने का कारण ये है कि ये जो कंपनी है बेसिकली जो रियल एस्टेट डेवलपर है रहेजा ग्रुप को बिलोंग करती है और बेसिकली इनके 2 कारोबार हैं। वन इज होटल बिजनेस जिसमें ये प्रीडोमिनेटली जो पॉपुलर इंटरनेशनल ब्रांड है जैसे मैरियट, वेस्टिन, 4 पॉइंट, इनके साथ मिलकर के ये ब्रांड के अंदर अपनी होटल्स ऑपरेट करते हैं। आज के डेट में 10 ऑपरेशनल होटल है विद नंबर ऑफ कीज 3052। और एक दूसरा कारोबार है जो कि कमर्शियल स्पेस रेंटिंग का बिजनेस है। तो प्रीडोमिनेटली मुंबई एंड बैंगलोर एरिया में इनकी जो कमर्शियल ऑफिसेस है उसके चलते एक स्टेबल कैश फ्लो कंपनी को आती है। अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं, ग्रोथ ट्रिगर की बात करूं, तो बेसिकली जो होटल पोर्टफोलियो है वहाँ हम अगले 2 साल में 28% से नंबर ऑफ कीज एडिशन होते दिखेंगे और जो ऑफिस स्पेस है वहाँ हम 37% से ऑफिस का जो स्पेस एडिशन होते दिखेंगे। इसी के चलते हमारा ये मानना है कि FY24 में कंपनी ने जो 278 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था वो तकरीबन 540 करोड़ हो जाएगा FY26 में। तो 2 साल में तकरीबन अर्निंग डबल होने की उम्मीद करते हैं। और ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है तकरीबन 15-16% के आसपास रहेगी।
इसी के चलते हमने इसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए चूज किया है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा मेरा सॉफ्टवेयर से। अगेन न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के नाम से कंपनी है, प्रीडोमिनेंटली प्रोडक्ट कंपनी है। इसे हमने प्राइस टारगेट दिया है 1475 का, 1475 का। अगेन इसे चूज करने का कारण ये रहा है कि क्वार्टर 2 में हमने देखा था कि काफी रोबस्ट अर्निंग कंपनी ने डिक्लेयर की थी। प्रीडोमिनेंटली प्रोडक्ट कंपनी है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को केटर करती है। एंड सिंस इट्स अ प्रोडक्ट कंपनी, द मार्जिन्स आर वेरी हाई इन दिस बिजनेस, जहाँ कंपनी प्रीडोमिनेंटली 60% लाइसेंस फी से रेवेन्यू कमाती है एंड 40% फ्रॉम सर्विसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट के चलते। और एट द सेम टाइम आज के डेट में कंपनी का जो टॉप लाइन है 1250 करोड़ के आसपास है। और कंपनी ने अपने खुद के लिए एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है कि अगले 3 से 4 साल में $500 मिलियन का रेवेन्यू करेंगे, जो कि तकरीबन 4000 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट है, जो हमें लगता है कि पॉसिबल है। तो FY24 में कंपनी ने 250 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। हमारा ये मानना है कि FY26 में ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है तकरीबन 390 करोड़ की हो जाएगी। अगेन रिटर्न रेशियोज आर नॉर्थ ऑफ 24-25%। तो समवट 2081 के लिए न्यूजेन सॉफ्टवेयर को चूज किया है। एंड नेक्स्ट स्टॉक इज टीटागढ़ रेल, अगेन फ्रॉम अ रेलवे सेक्टर। इसका प्राइस टारगेट हमारा 1510 का रहेगा अगले 1 साल के इन्वेस्टमेंट हॉराइजन से। अगेन इसको चूज करने का कारण ये रहा है कि जो टीटागढ़ रेल है प्रीडोमिनेंटली फ्रेट रेल वैगन बनाती है, काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है। अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर बुक की बात करूं तो कंपनी के पास 23,000 वैगन की ऑर्डर बुक है एज ऑफ जून 24 क्वार्टर, एंड 1592 मेट्रोज एंड वंदे भारत कोचेस की ऑर्डर है। और अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो तकरीबन 14,200 करोड़ की ऑर्डर वैल्यू है, जो कि 3.7 टाइम्स FY24 सेल्स पर है। तो मुझे लगता है कि अब वेरी गुड मिक्स ऑफ फ्रेट एज वेल एज पैसेंजर रोलिंग स्टॉक बिजनेस। एंड एट द सेम टाइम इन्होंने अभी रिसेंटली रामकृष्णा फोर्जिंग के साथ एक जीवी किया था, जहाँ ये जो रेलवे के जो व्हील्स होते हैं, व्हील सेट, उसका मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाएंगे। तो बेसिकली जो कैपेसिटी रहेगी तकरीबन 2 लाख व्हील की रहेगी। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है अगले 2 साल में हम ये बिजनेस से भी कंट्रीब्यूशन आके देखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो FY24 में कंपनी ने 286 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। हमारा ये मानना है कि FY26 में ये प्रॉफिट जो है बढ़ करके 500 करोड़ हो जाएगा टीटागढ़ रेल का। और इसी के चलते लुकिंग एट अ वेरी एग्रेसिव अर्निंग ग्रोथ, 1510 के टारगेट से हमने संवत 2081 के लिए स्टॉक रिकमेंड किया हुआ है। बिल्कुल। सो 5-5 शेयर हमारे दोनों मेहमानों ने आप दर्शकों को बताया, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल, उसकी गोल्स अलग होते हैं। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर करें और उसके बाद ही अपने शेयर्स को चुनने का फैसला करें। लेकिन जो रिसर्च थी, जो टारगेट्स हैं, वो हमारे दोनों मेहमानों ने आपको बता दिया। देवर सर और सनी सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप दोनों को एक बार फिर से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।